गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को भी देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे भी आएंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय कैबिनेट ने PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन मोदी जी के द्वारा, या बोल सकते हैं जो सरकार ने जो कुछ योजनाओं को अनाउंसमेंट किया था, कुछ विभिन्न योजनाएं अनाउंसमेंट की गई है। जैसे आपकी जन औषधि केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी जो कि 10,000 से 25,000 कर दी जाएगी, और उन्हीं कुछ योजनाओं में से एक योजना आपकी PM विश्वकर्मा योजना भी को भी मंजूरी दी गई है। अब PM विश्वकर्मा योजना किन के लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम यहाँ पर कि यह जो आपके ग्रामीण और शहरी भारत, यह योजना किसके लिए है, तो ग्रामीण प्लस शहरी भारत, ये दोनों है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण भी है और शहरी भारतीय, शहरी भारतीयों, या आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ये कर सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी भारतीयों के, भारत के जो शहरी भारतीयों, या भारत के यहाँ थोड़ा शॉर्ट में क्योंकि स्पेस थोड़ा यहाँ मिल जाएगा, शहरी भारत के जो पारंपरिक आपके कारीगरों प्लस शिल्पकारों, की सहायता के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण प्लस, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण प्लस शहरी भारत के जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकारों की सहायता के लिए योजना दी गई। और ये योजना कब तक के लिए है, तो योजना 5 वर्षों के लिए, यानी 5 साल में। ये योजना कितने साल के लिए, 5 वर्ष, 5 इयर्स यानी करीब आपका हो गया 2023-24 से लेकर 2023-24 से लेकर 2027-28 तक इसमें कितना परिव्यय किया जाएगा, इसमें कितनी लागत, कितनी, करीब 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। तो उस दिन मोदी जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई थी, कितना था कि 13,000 करोड़ से लेकर के 15,000 करोड़ रुपए का इसमें क्या किया जाएगा, एक परिव्यय या इसमें एक लागत जो है इसकी मंजूरी दी गई। इस योजना पे कितना लागत है, यानी कितना खर्च किया जाएगा, 13,000 से लेकर के 15,000 करोड़ रुपीस का इसमें तकरीबन खर्च किया जाएगा। कितने सालों में, तो 5 ईयर्स में है, 2023 से लेकर के 24। तो ये तो उसकी हो गई कुछ आपकी स्पेशलाइजेशन के इतने सालों के लिए है, किसके लिए है। अब इसके अंतर्गत और क्या है, तो कारीगरों और शिल्पकारों को इसके साथ साथ जो PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी देगी और ID कार्ड के माध्यम से इनकी पहचान प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसमें और क्या क्या शामिल है, उन्हें 5% की रियायत ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त तक की क्रेडिट सहायता भी इसमें प्रदान की जाएगी। ये ध्यान रखें, कितना परसेंट है, 5% की जो इनको रियायती ब्याज दर में छूट कितना है, 5% की छूट के साथ है। Now come to the next न्यूज क्या है, सरकार ने क्या किया है, 169 शहरों में पर्यावरण अनुकूल PM E-बस सेवा को मंजूरी दी है। तो सरकार के द्वारा कितने शहरों में दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कितने शहर है, 169 शहरों में पर्यावरण अनुकूल कौन सी सेवा है, यह PM E-बस सेवा को मंजूरी दी गई है। अब ये देखना है कि यह किस पर आधारित है, तो यह PPP मॉडल पर आधारित है, PPP मॉडल पर आधारित होगा, PPP मॉडल पर आधारित। और इसके तहत जो अमाउंट रखा गया है, इसके तहत जो अमाउंट रखा गया है वो आपका अप्रोक्सीमेटली, यानी अप्रोक्स लगभग आप बोल सकते हैं कि वो आपका करीब होगा 57,613 करोड़, 57,000 कितना लागत रखा गया है, इतने करोड़ का एक अप्रोक्स रखा गया है, इतने करोड़ की वैल्यू जो है, या इस पे इतना जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से 20,000 जो है केंद्र सरकार, किसके द्वारा दिया जा रहा है, इस पूरे लागत में केंद्र सरकार कितना हेल्प करेगी, तो 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ की मदद किसके द्वारा, केंद्र सरकार, यह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। और कितनी बसें संचालित की जाएगी, कितनी बसों के लिए है यह,
यह 10,000 ई बसें, कितनी बसों के लिए है अगर देखा जाए तो ये जो बस सेवा है कितने हैं, 10,000 बसों के लिए। 10,000 बसों के लिए कितना है, 10,000 जो नई बसें संचालित की जाएगी उनके लिए कितना अमाउंट रखा गया है, 57,613 करोड़, जिसमें से 20,000 आपकी केंद्र सरकार दे रही है। अब इसमें क्या है कि यह 2000 की जनगणना के अनुसार 3 लाख और उससे अधिक की आबादी जहां पर होगी शहरों को कवर करेगी। कितना है, 2011 में जो आपका सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है, उसके अनुसार बोला है कि जहां पे 3 लाख हो या उससे अधिक की आबादी हो, पॉपुलेशन हो, या उन शहरों को कवर करेगी। जैसे इसमें कौन कौन शामिल हो गए, केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले भी आएंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और पहाड़ी राज्यों को भी इसमें क्या किया गया है, उनकी राजधानी को भी इसमें शामिल की गई है। नाउ नेक्स्ट है, इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। मलयालम नववर्ष चिंगम 17 अगस्त को शुरू किया गया है। मलयालम नववर्ष, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिंदू के जो कैलेंडर है उसके हिसाब से चैत्र महीना को मानते हैं, तो मलयालम नववर्ष चिंगम। और ध्यान रखिएगा जो इस टाइम पे जैसे जुलाई अगस्त में अगर कोई लोग अपना स्टार्ट करते हैं, लाइक सपोज कोई अपना मंथ अगर स्टार्ट करते हैं या न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये स्पेशली होता क्या है, ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके तहत यानी वो मानसून का वर्ष है, और इस मानसून के समय में आरंभ करने का मतलब हो गया कि ये लोग अपनी खेती को प्रारंभ करते हैं, धान की रुपाई बुआई करते हैं, तो उसको एक लक्ष्य, इनका जो लक्ष्य तो नहीं बोल सकते हैं कि मतलब उन्हीं को एक किया गया है, एक फेस्टिवल के रूप में या एक आप बोल सकते हैं कि नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मलयालम नव वर्ष जो है चिंगम कहाँ का है, चिंगम 17 अगस्त को शुरू किया गया है। डेट ध्यान रखिएगा 17 अगस्त। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय पहलवान मोहित कुमार ने क्या किया है, जॉर्डन के अम्मान में, कहां पर, जॉर्डन के अम्मान में पुरुषों के 61 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीता है। तो सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट्स आपके पास आते हैं, इसका आयोजन कहां किया गया है, तो जॉर्डन के अम्मान में। कहां आयोजन कहां हुआ है, जॉर्डन के अम्मान में। पहलवान कौन है, मोहित कुमार, और कितने केजी वर्ग है, 61 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता। तो यहां से आपके 3-4 प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। जीता तो इन्होंने है, तो फाइनल में फिर किसको हराया है, तो फाइनल में इन्होंने रूस के एल्डार अखमुदिनोव को 9 अंकों से हराकर जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले ये चौथे भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बन गए हैं। कौन से हैं ये, चौथे भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बन गए हैं। इसके साथ साथ और थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले साल 2001 में पलविंदर चीमा और रमेश कुमार, और साल 2019 में दीपक पुनिया ने इस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता था। कौन कौन है, तो 2001 में पलविंदर चीमा और रमेश कुमार, प्लस साल 2019 में दीपक पुनिया। तो ये तो 3 हो गए, पलविंदर और रमेश। इसके अलावा कौन है, दीपक पुनिया। अब ये कौन है, चौथे पहलवान है, जो मोहित कुमार है यह चौथे पहलवान है, ध्यान रखना है। और भारत जो है इस चैंपियनशिप में भारत कितना जीता है, भारत ने टोटल 5 पदक जीते हैं। भारत ने कितने जीते हैं इसमें टोटल, भारत जो बोल सकते हैं इसमें टोटल भारत ने इसमें अब तक इस प्रतियोगिता में कितने, 5 पदक, अब तक इस प्रतियोगिता में कितने, 5 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है, भारत ने इसमें अब तक कितने, 5 पदक जीत लिए हैं। कहाँ आयोजित किया गया है, जॉर्डन के अम्मान में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख कौन है, वीएस अरुणाचलम। इनके बारे में तो 4 पॉइंट जो सवाल जहां बन सकते हैं, इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन सा दिया गया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको दिया गया। कब दिया गया था, 1980 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके अलावा पद्म विभूषण कब दिया गया इनको, 1990 में। एंड पद्म भूषण भी इनको दिया गया है। पद्म भूषण कब दिया गया है, 1985 में। पद्म भूषण 1985 में दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
भारत का पहला मानव रहित, क्या है यह? भारत का पहला है यह। फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान रखना है, मानव रहित है हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये क्या है? सबसे पहला यहाँ पे क्या देखना है, यह भारत का पहला है मानव रहित हवाई प्रणाली, जो कि आपके कहाँ? तमिलनाडु में यह स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में यह स्थापित किया गया है इस ड्रोन को। चलिए, इसके साथ ही ये आपका हो गया। बस इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना, इस ड्रोन को ध्यान रखिएगा, इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हैं कि उसमें करीब 45 करोड़ की लागत से है, ये भी आप यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसमें लागत जो है, इसमें लागत तकरीबन कितनी है। तो ये इसकी लागत कितनी है? अप्रॉक्स जो है 45 करोड़, इतने करोड़ है, इतना बस ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच में समझौता मंजूरी की है। आपको मैंने बताया था, न्यूज़ में शायद ध्यान होगा कि नहीं, फिर से बता दे रही हूँ कि कुछ महीने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहाँ की यात्रा की थी? सूरीनाम की यात्रा पे गई थी। तो वहाँ पर इन्होंने ये समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया था। अभी कैबिनेट ने क्या किया है कि इसी मेडिकल उत्पाद के विनियमन क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के समझौते को मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा। और द्रौपदी मुर्मू जी भी वहाँ पर हस्ताक्षर करके आई थी जब वो सूरीनाम की यात्रा पर थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं यह किसके लिए है। तो चिकित्सा उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे क्या होगी कि विदेशी मुद्रा आय होगी। क्लियर? विदेशी मुद्रा आय होगी। बस इसमें इतना ही। और इसके अलावा बस किसके साथ हुआ है? तो आप मैंने मैप में सूरीनाम आप लोकेट ही हो रहा है। नेक्स्ट है आर दोरई स्वामी को LIC का MD नियुक्त किया गया है। किसको? आर दोरई स्वामी को। आर दोरई स्वामी ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे? ये 1 सितंबर से, 1 सितंबर 2023 से ये अपने पदभार को संभालेंगे। और कब तक के लिए है ये 2023 से कब तक रहेंगे यहाँ पर? तो ये रहेंगे 31 अगस्त 2036 तक। कब तक रहेंगे? 31 अगस्त। अनलेस एंटिल इस बीच अगर इससे पहले क्या होगा, अगर इससे पहले कोई आदेश नहीं आता है, इससे पहले अगर कोई आदेश नहीं आता है, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। कितना इनका कार्यकाल रहेगा? 2023 से लेकर के 2026 तक। अनलेस एंड अंटिल इसके बीच में कोई और आदेश ना आए तो ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन। सूर्य का अध्ययन करने वाला ये क्या है? भारत का पहला यह अंतरिक्ष मिशन है। ये तो सबसे पहले अपने आप में आपके पास एक बोल सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ हो गया, जिसका नाम है आदित्य L1। इस प्रक्षेपण के लिए तैयार है। और ये लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? यह आपका कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह लॉन्च किया जाएगा। और यह क्या है? भारत का पहला है जो सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन, आदित्य L1। नाउ उपग्रह सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के पर्यावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 3 उपकरणियां ले जाएगा। इसके क्या क्या स्पेशलाइजेशन है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही और देख लेते हैं इसमें क्या है। इससे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु पर खोखली कक्षा में भेजा जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। सेकंड है कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान बेंगलुरु, कहां पर? बेंगलुरु के आपके कहां से? तो UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है। इसको बनाया कहां गया है? तो बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में। आदित्य L1 का लक्ष्य क्या है कि 24 घंटे सूर्य की इमेजिंग के अलावा सौर कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME का अध्ययन करना है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दे। इसके अलावा और क्या टारगेट है? इसके अलावा और क्या टारगेट किया गया है कि अंतरिक्ष यान विद्युत चुंबकीय और कण और विद्युतीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे ऊपरी परत यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। अपने साथ कितना पेलोड लेकर के जाएगा? यह 7 पेलोड लेकर जाएगा, 7 पेलोड।
इसको प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया गया है। लॉन्च कहाँ से हो रहा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है। किस मुद्रा में? तो स्थानीय मुद्रा में। तो भारत की कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यहां ध्यान रखिएगा, भारत की कौन सी? IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लस यहाँ पे बोला गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी अबू धाबी की कौन सी है? नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन। नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन NIC कहाँ की है? यह अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन। और भारत की कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो क्या कर रहा है? जब इंडियन कॉर्पोरेशन अबू धाबी यानी NIC से कितना ले रहा है? करीब 10 लाख बैरल के भुगतान के लिए। कितने? 10 लाख बैरल। इसकी भुगतान उसने किस में किया है? इसकी भुगतान जो है वो रुपये में किया गया। भुगतान किस में किया गया है? रुपये में। यह भुगतान किस में किया गया है? रुपये में भुगतान। ओके, रुपये में भुगतान किया गया है। तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला भुगतान किया है। करीब कितने लाख बैरल? 10 लाख बैरल के लिए रुपये में भुगतान किया गया है। भारत की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अबू धाबी की नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के बीच में जो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है प्लस भारत, इन दोनों के बीच में अगर द्विपक्षीय व्यापार को लिया जाए तो करीब कितना पहुंच गया है इनका द्विपक्षीय व्यापार? 84.5 अरब डॉलर। इतना ध्यान रखिएगा, 80.5 अरब डॉलर जो है यह पहुंच गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये और एक ध्यान रखना है कि मैंने न्यूज़ में आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर सपोज जैसे रिमिटेंस की बात की जाती है कि भारत में जो सबसे अधिक रिमिटेंसेस यानी जो प्रेषण आते हैं कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं। सेकंड पोजीशन पर आपका UAE है। अगर रिमिटेंस की बात की जाए, यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा कि अगर रेमिटेंस की बात की जाए तो यह जो है आपका ये रेमिटेंस के मामले में अमेरिका के बाद, क्योंकि अमेरिका से करीब 23.4% या ऐसा कुछ है जो वहाँ से रेमिटेंस आते हैं और यहाँ से आपके अप्रॉक्स 18% रेमिटेंस आते हैं। और रेमिटेंस के मामले में यह किस पोजीशन पर है? संयुक्त अरब अमीरात यह सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर रेमिटेंसेस के मामले में है, सेकंड पोजीशन पर। अगर इसमें बोला जाए कि भारत के साथ जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? अमेरिका है। सेकंड पोजीशन पर आपका चीन है। थर्ड पर आपका UAE है। अगर सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार की बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा अगर ये कौन सा है तो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। ओके, तीसरा सबसे बड़ा कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये संयुक्त UAE, ये यहाँ मैप में लोकेट हो रहा है UAE, ये क्लियर बिल्कुल मैप में लोकेट हो रहा है UAE। नाउ कम टू द नेक्स्ट। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? बस इसमें यही ध्यान रखना है। तो यह वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। राष्ट्रपति ने 4 कीर्ति चक्र और 11 शौर्य चक्र सहित कितने वीरता पुरस्कार? 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। और शौर्य अगर शांति काल का पुरस्कार बोला जाए तो कीर्ति चक्र दूसरे स्थान पर आता है और शौर्य चक्र आपके तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक का हाल में ही क्या